हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस घटना चक्र भारतीय इतिहास पूर्वावलोकन की प्रश्नोत्तरी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आधुनिक भारत सीरीज में आज का ये पहला चैप्टर है जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। तो वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो आपको पता होगा वास्को डी गामा जो है कालीकट पर 1498 ईस्वी में आया था। केप ऑफ गुड होप होते हुए ये भारत के केरल के कालीकट तट पर ये 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, जहां इसे कालीकट के शासक जहां इसे कालीकट के शासक जैमोरिन कालीकट के शासक जमोरिन के द्वारा इसका स्वागत किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, आप पढ़ सकते हैं। मध्य भारत में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। ठीक है, सबसे पहले भारत के साथ संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय कंट्री या कह सके कोई भी बाहर की विदेशी कंपनी कौन सी थी? तो वो हो जाएगा आपका पुर्तगीज। ठीक है, वो कौन हो जाएगा? पुर्तगीज। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। भारत का देखिए ये ऐसा कुछ नक्शा है हमारा दक्षिण भारत का। तो ये आपका पश्चिमी तट है और इधर वाला जो है पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तट पर जो है केरल के कालीकट में वो पहुंचा था 1498 ईस्वी को। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। किसने? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। ठीक है, इनकी कहाँ कहाँ व्यापारिक कोठियाँ थी? तो कालीकट में, गोवा में, दमन, दीव तथा हुगली में। देखिए 1498 में ये कहाँ आते हैं? पश्चिमी तट के कालीकट पे आते हैं। क्लियर है? उसके बाद ये गोवा पे 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ अली आदिल शाह से गोवा को ये जीतते हैं। गोवा को जीतने में इनकी सहायता जो है उस समय के शासक कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर के राजा थे, उन्होंने इनकी सहायता की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट पहले देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। ये भारत में 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट केरल के कालीकट पे आए थे। और किस रास्ते से आए थे? तो ये केप ऑफ गुड होप होते हुए, केप ऑफ गुड होप होते हुए ये भारत आए थे। केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 में हुआ। ठीक है, इसके द्वारा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू वाटर नीति हिंद महासागर में अपने औपनिवेशिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए लाया गया। ठीक है, अल्बुकर्क कौन था? तो अल्बुकर्क दूसरा दूसरा फ्रांसीसी गवर्नर था। फ्रांसीसी गवर्नर था। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से
किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, किंग जमोरिन जो कि कालीकट के शासक थे, इनके द्वारा जो है वास्को डी गामा का 1498 ईस्वी में स्वागत किया गया। ठीक है, वास्को डी गामा कैसे भारत आए थे? तो इनको जो है गुजराती गुजराती एक नाविक थे, या इसी को आप कह सकते हैं ये पथ प्रदर्शक थे। पथ प्रदर्शक थे कौन? अहमद मजीद। अहमद मजीद। ठीक है, इनके द्वारा जो है वास्को डी गामा को पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया गया। कौन? अहमद मजीद। अहमद मजीद जो है वास्को डी गामा को कालीकट आने में सहयोग किए थे। ये क्या थे? एक गुजराती नाविक या पथ प्रदर्शक थे। नेक्स्ट देखिए, आपको इसमें मैच करना है। कह रहा है कि समुद्र यात्री दिया है और दूसरी तरफ देश दिया है। पहला पूछ रहा है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा किस देश की खोज किया उसने? तो वास्को डी गामा, अच्छा यहाँ पे दिया है कि ये सारे जो है किस कंट्री से थे। तो वास्को डी गामा कहाँ से थे? तो पुर्तगाल से थे। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ से थे? पुर्तगाल से थे। और इसने किसकी खोज की थी? तो ये भारत की खोज की थी। ठीक। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? स्पेन के थे। और ये क्या किए थे? अमेरिका की खोज किए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। कैप्टन कुक कहाँ के थे? कैप्टन कुक आपको ग्रेट ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? कैप्टन कुक जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के थे। और कैप्टन कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई। कहाँ की खोज की गई? ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई। और तस्मान कहाँ के थे? तस्मान हॉलैंड के थे। और इनके द्वारा तस्मान हॉलैंड के थे और इनके द्वारा तस्मानिया तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की गई। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ए का हो जाएगा 4। ठीक है, और बी का हो जाएगा 1। सी का देखिए कि सॉरी सॉरी ए का 2 होगा ना। देखिए, ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, सी का 4 होगा और डी का 3 होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन थे? तो वो थे आपके अल्ब्यूकर्क। अल्ब्यूकर्क। ठीक है, अब अल्ब्यूकर्क क्या किए थे? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अल्ब्यूकर्क जो है वो गोवा को जीतने वाले शासक थे 1510 में। जो है देखिए 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही के द्वारा, आदिल शाही से गोवा को उन्होंने जीता था। ठीक है, किसने? तो अल्ब्यूकर्क ने। अल्ब्यूकर्क जो है 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को जीता था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिकों प्रभुत्व पर मुहर लगा दी। ठीक है, जैसे ही उसने क्या किया, देखिए पश्चिमी तट पे कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित की 1503 में। ठीक है, उसके बाद 1510 में इन्होंने क्या किया? गोवा को जीत लिया। 1510 में गोवा को जीत लिया किससे? बीजापुर के शासक आदिल शाही से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पश्चिमी तट पर इनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ इनके पहले अल्ब्यूकर्क से पहले कौन थे? 1505 में गवर्नर कौन थे? तो वो थे फ्रांसिस्को द अल्मेडा। उन्होंने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि हिंद प्रशांत महासागर जो क्षेत्र है आपका, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र है, उसमें इनका सामुद्रिक प्रभुत्व बढ़ गया। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या है, और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, देखिए इनकी राजनीतिक शक्ति को देखिए, इन्होंने किस तरीके से अपने साम्राज्यवाद को, उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। तो इन्होंने क्या किया, अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए पुर्तगालियों को आदेश दिया, या इन्होंने सहयोग किया या प्रोत्साहित किया कि यदि वे भारतीय महिलाओं से शादी करते हैं तो इस स्थिति में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में एक मिनट, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ऐसा कथन चुनना है जो गलत हो। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ये तो गलत है, क्योंकि पुर्तगाली तो 1498 में इंडिया आए थे। ठीक। उसके बाद गोवा पे कब्जा कब किया? 1510 में। किसके द्वारा किया गया? अल्बुकर्क के द्वारा किया गया। किसको हरा करके किया गया? तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाही को। किसकी सहायता से? तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की सहायता से। नेक्स्ट देखिए, तो ये वाला क्या है आपका? ये वाला क्या है? गलत है। ठीक है, तो हमें चुनना था कि सही कौन नहीं है, तो यही है, यही जो है ऑप्शन वो सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। सही बात है, 1611 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा जो है मछलीपट्टनम कहाँ है आपको? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक तटीय स्थल है। ठीक है, जहाँ पे अंग्रेजों ने अपना पहला पहला अस्थायी फैक्ट्री लगाया था। ठीक है, उसके बाद 1613 में अंग्रेजों के द्वारा सूरत में अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की गई। उसके बाद कह रहा है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया। तो सही बात है, उड़ीसा में कहाँ लगाया था? बालासोर में। उड़ीसा में कहाँ लगाया था? बालासोर में। ठीक है। नेक्स्ट है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। सही बात है, और इस कब्जा के कारण ही देखिए, इसी के कारण जो है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1746 से 1748 के बीच प्रथम प्रथम आंग्ल प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो सबसे पहले प्रथम दुर्ग का निर्माण पुर्तगालियों के द्वारा कोचीन में किया गया। कोचीन में कब किया गया? 1503 ईस्वी में। ठीक है, देखिए, तो किसके द्वारा कराया गया? ये कराया गया था अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा। अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा। कब? जब वह गवर्नर नहीं था। ठीक है, जब वह गवर्नर नहीं था। और कब कराया गया? 1503 में। अल्बुकर्क गवर्नर कब बनता है? अल्बुकर्क जो है गवर्नर 1509 ईस्वी में बनता है, और गवर्नर बनने के बाद ये 1510 ईस्वी में गोवा पे अटैक करता है और गोवा को अपने कब्जे में कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। किन यूरोपीय ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, मतलब सबसे पहले? तो सबसे पहले आपको पता है, वो पुर्तगालियों के द्वारा सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, एक्सप्लेनेशन क्या है। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीरा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर की वसूली की। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या किया। 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और द्वीप किधर है? द्वीप आप देखेंगे तो पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट पे। ठीक है, तो द्वीप पर अधिकार करने के साथ ही इनका जो है हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य शक्ति बढ़ने लगी, और ये हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए, और जिसके कारण इन पे हिंद महासागर में एकाधिपत्य स्थापित हो गया, मतलब इकलौते मजबूत शासक के रूप में ये उभर कर आ गए। और जो भी आपको जहाज हिंद महासागर से गुजरता था, उनसे वो कर की वसूली किया करते थे। आगे चल करके आपको पता होगा, पुर्तगालियों के द्वारा मलक्का संधि और हरमुज संधि भी है और हरमुज खाड़ी भी है। इस दोनों पे क्या किया गया? कब्जा कर लिया गया। इस दोनों पे कब्जा करने के कारण कोई भी जहाज जो प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर या यूरोपियन कंट्री में जाना चाहता है,
तो उसे मलक्का संधि और हरमुज संधि दोनों से होकर के क्रॉस करना पड़ता था। और इनके एकाधिकार के कारण इन पर एकाधिकार के कारण पुर्तगालियों के द्वारा अधिकार के कारण पुर्तगालियों को यहाँ से बहुत ज़्यादा कर की वसूली होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी। तो बंगाल में जो फैक्ट्री स्थापित की गई पुर्तगालियों के द्वारा वो कहाँ थी? वो हुगली में थी। वो कहाँ थी? हुगली में थी। अब आपसे पूछे कि चिंसोरा में किनके द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई, तो वो स्थापित की गई डचों के द्वारा। किनके द्वारा? डचों के द्वारा। डच कहाँ के निवासी थे? तो डच तो थे वो आपको नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? नीदरलैंड। नीदरलैंड को ही हम लोग हॉलैंड भी कहते हैं। हॉलैंड भी कहते हैं। और ये क्यों जाना जाता है? यहाँ पे सबसे अधिक लंबा व्यक्ति होते हैं। मतलब यहाँ पे जो मनुष्य होते हैं उनकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। जनरली 6 फीट से ज़्यादा ही होती है उनकी हाइट। ठीक है, अब पूछिए आपसे श्रीरामपुर में किनके द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई? तो ये होता है डैनिश। किनके द्वारा? डैनिश के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि पुर्तगालियों द्वारा कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की गई, तो वो हो जाएगा हुगली। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पुर्तगाली गवर्नर। देखिए इसको हम लोग एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इससे भी आपको कुछ फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए पुर्तगाली गवर्नर नीनो दी कुन्हा 1529 से 38 ईस्वी तक वो गवर्नर रहे, ने मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। कहाँ पे? तो आप देखेंगे मद्रास के निकट सेंथोमे और बंगाल में हुगली में, हुगली नदी में। मद्रास में कहाँ पे? सेंथोमे में। और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत में पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। देखिए पहले तो हमारा क्या था? पहले पश्चिमी तट, जो भारत का पश्चिमी तट है उस पर तो कब्जा था ही। लेकिन जब गवर्नर नीनो दा कुन्हा आए, तो उन्होंने क्या किया? बंगाल के हुगली हुगली नदी है, हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की। साथ ही साथ मद्रास जो है आपका, मद्रास के सेंथोमे में भी पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की, जिसके कारण पश्चिमी तट के साथ साथ पुर्तगालियों का प्रभुत्व पूर्वी तट पर भी होने लगा। ठीक है, 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। ठीक है, इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा। किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। ठीक है, चिंसूरा में डचों ने गुस्तावोस किले का निर्माण करा तथा श्रीरामपुर में डेनिस का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या है? 1534 में क्या किए थे ये लोग? जो बंगाल के शासक थे गयासुद्दीन महमूद शाह, इनसे इन्होंने चटगांव और सतगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। ठीक है, और चटगांव को एक पुर्तगाली के द्वारा महान बंदरगाह के रूप में यूज किया जाता था, जो कि 16वीं सदी तक प्रयुक्त किया जाता रहा। उसके बाद जब सतगांव पत्तन का यानी पोर्ट का पतन हो गया, तो उसका स्थान किसने ले लिया? हुगली ने ले लिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्या कह रहा है? पौंडीचेरी, वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा है अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसमें से हमें क्या करना है? उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? सही कथन को चुनना है। तो पौंडीचेरी पर सबसे पहले कब्जा करने वाले यूरोपीय शक्ति कौन से थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, तो आपका आंसर पहले, इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल एक, ये दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो ये गलत है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, ये भी गलत है। ठीक, अब इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। देखिए पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। ठीक है, उसके बाद पौंडीचेरी में उसके बाद डेंस और डचों ने अपनी व्यापारी कोठियां स्थापित की थी। सबसे पहले कौन से?
पुर्तगालियों के द्वारा, उसके बाद डैनिश के द्वारा, फिर उसके बाद डचों के द्वारा, जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ जाकर अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, पहली यूरोपीय शक्ति जो पौंडीचेरी पर कब्जा की थी वो पुर्तगाली, ठीक है। दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी ना होकर के कौन हो जाएंगे, डेनिश, डेनिश या डेनिश, और तीसरी कौन हो जाएंगे, डच। उसके बाद कौन हो जाएंगे, फ्रांसीसी, ठीक है। और अंग्रेज, अंग्रेज भी कब किए थे, देखिए 1793 ईस्वी में कब्जा इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। हुगली को हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगालियों के द्वारा अड्डा बनाया गया था। ठीक है, हुगली को जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में कौन इस्तेमाल करते थे, तो पुर्तगाली इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो आंसर आपको हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक कौन थे, जॉब चार्नाक, जॉब चार्नाक। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। कश्मीर बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुल्तानौती और सुतनौती को चुना। ठीक है, अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए किसको चुना, हुगली में, चूंकि पहले से पुर्तगालियों का प्रभुत्व था, इसलिए इनके द्वारा जो है हुगली को ना चुन करके सुल्तानौती और सुतनौती को चुना गया। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। किसको, जॉब चार्नक को। हालांकि मई 2003 में दिए गए निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चार्नक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस भी नहीं माना जा सकता है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आपको आएगा तो हम लोग क्या मानेंगे, जॉब चार्नक ही मानेंगे। नेक्स्ट देखिए, कलकत्ता किसने बसाया? कलकत्ता किसने बसाया? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, जॉब चार्नक। देखिए ये दो जगह पूछे जा चुके हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो ये आपका क्या हो जाएगा, मद्रास। ठीक है, मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंशियल शहर में स्थापित किया गया था। अब देखिए आपको याद होगा कि 1688 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी। जो उस समय का बम्बई है एवं पश्चिम के जितने भी तट हैं, ठीक है, पश्चिम तट के जो भी बंदरगाह थे, ठीक है, जो भी बंदरगाह थे, उस पे एक अंग्रेजों के द्वारा जो है बम्बई और पश्चिम तट के बंदरगाह पर अंग्रेजों के द्वारा जो है औरंगजेब के जहाज़ों को रोक लिया गया था, घेर लिया गया था। ठीक है, एवं हज जाने वाले जो भी यात्री थे उनको बंदी बना लिया गया था। तो औरंगजेब बहुत क्रोधित होकर उसने आदेश दिया कि जो अंग्रेजी सैनिक हैं, अंग्रेजी अथॉरिटी है, उनको पकड़कर उनके सामने पेश किया जाए। ठीक है, तो 1698 में ये घटना हुई थी। औरंगजेब बहुत ही प्रतापी शासक था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? सबसे पहले जो है प्रारंभ किसने किया, डच के द्वारा। संयुक्त पूंजी मतलब क्या होता है, आईपीओ। आईपीओ आपने नाम सुना होगा, जो कंपनी में आईपीओ जो होता है वो निकाले जाते हैं। तो वो किसने प्रारंभ किया था, डच के पास शुरुआत में अपनी पास पूंजी नहीं थी, जिसके कारण से वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स की स्टार्टिंग की। ठीक है, क्लियर है। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, लेकिन ये कब थी, लंदन में थी। देखिए हमें क्वेश्चन पूछा गया है भारत के साथ, इसके बाद 1610 में
संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण आंसर बी होगा। ऐसे पूछा जाए तो डच, और यदि पूछा जाए यदि लंदन यहाँ पे दिया होता तो क्या होता, आपको पहला आंसर क्या हो जाता, लंदन। ठीक है, लंदन कब दिया था, 1599 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है वो चुनना है आपको। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, गलत है, गलत है। ठीक है, क्योंकि कोच्चि जो है भारत की आज़ादी होते के साथ ही आज़ाद हो गया था। हाँ, गोवा जो है, गोवा जो है भारत की स्वतंत्रता तक जो है पुर्तगालियों का उपनिवेश बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। ठीक है, और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही है। डच जो है वो पुर्तगाली को पराजित किए थे और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ये गलत है। कोच्चि जो है उसमें किसका शुरू से ही अधिकार था, वो पुर्तगालियों का था। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ये गलत है, कोच्चि जो है ब्रिटिश उपनिवेश का भाग था। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था, क्योंकि जो कोच्चि था वो शुरुआत से ही पुर्तगालियों के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, सही बात है। उस वक्त जो है लोगों में राष्ट्रीयता के प्रति प्रेम बहुत कम थी, राष्ट्रीय भावना की बहुत कमी थी। ठीक है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, बिल्कुल सही है। हम लोगों के पास उस समय अत्याधुनिक हथियार नहीं हुआ करते थे, हमारे सैनिक प्रशिक्षित नहीं थे, लेकिन कंपनी की सेना जो थी उन्हें प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे, तो ये भी सही है और पहला भी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता, तो सही बात है। उस वक्त राष्ट्रीय भावना जो है का अभाव था जिसके कारण कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन देता था वो उनकी सेवा में लग जाते थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1599 में एक मर्चेंट के द्वारा स्थापना की गई, जिसको 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा अधिकार पत्र दिया गया भारत में व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। देखिए सबसे पहला यदि पूछे ब्रिटिश कंपनी में तो वो हो जाएगा आपका लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से, ठीक है, स्थल मार्ग से भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को सन 1600 में वहां की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। देखिए लंदन में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी गठन कब हुई, 1599 में। ठीक है, और उसको भारत आने की अनुमति कब मिली, 1600 में। तो आप पाएंगे इस समय जो है भारत में किसका शासक था, भारत में शासन कौन कर रहा था, तो आप देखेंगे 1556 से 1605 के बीच अकबर, अकबर का शासन था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा अकबर। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। पूर्वी द्वीप समूह में कौन कौन से देश आते थे, देखिए भारत आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, ठीक है, चीन आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा, मलेशिया आ जाएगा। ठीक है, ये सारे कंट्री किस में आ जाएंगे, पूर्वी द्वीप समूह में। इन व्यापारियों ने पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस मुगल शासक के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ठीक है, तो ये आपको जहांगीर के समय में किया गया। सबसे पहला जो अंग्रेजों के द्वारा कारखाना स्थापित किया गया वो 1611 में, वो मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, दोनों एक ही नाम है, मसूलीपट्टनम, ठीक है, में 1611 को अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की गई। ये अस्थायी फैक्ट्री नहीं थी, ठीक है। 1613 में आप देखेंगे कि सूरत में अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि 1613 में जो है वो सूरत में अपनी अस्थायी फैक्ट्री अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई। देखिए अब होता क्या है कि देखिए कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। देखिए कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचते हैं और वो वहाँ लगभग 2 साल तक रहते हैं, ठीक है, 2 साल तक रहते हैं, लेकिन इन्हें व्यापार की अनुमति प्राप्त नहीं हो पाती है, पुनः ये वापस ब्रिटेन चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है 1611, देखिए यहाँ पे 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडिल्टन, इसके बाद कैप्टन हॉकिंस जब वापस जाते हैं तो कौन आते हैं? कैप्टन मिडिल्टन, ठीक है। मिडिल्टन जब आते हैं सूरत में तो उनका जो है पुर्तगालियों के द्वारा काफ़ी विरोध किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये उसके बावजूद मुगल दरबार में पहुंचते हैं और वहाँ मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापार हेतु अनुमति पाने में सफल हो जाते हैं। कौन? कैप्टन मिडिल्टन, ठीक है। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। ये कैप्टन थॉमस बेस्ट जो है ये क्या करते हैं, सूरत की बंदरगाह पे पुर्तगालियों के साथ इनकी लड़ाई होती है जिसमें ये विजयी होते हैं, तो वहाँ पे जो पुर्तगालियों का एकाधिकार था उसको उन्होंने भंग किया। तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया। शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की गई, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि देखिए 1608 ईस्वी में सबसे पहले जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस पहुंचते हैं कहाँ पे? मुगल दरबार जहांगीर के पास, जहाँ पे वो लगभग जहांगीर के दरबार में 2 साल रहते हैं, लेकिन उनको व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने हेतु जहांगीर से अनुमति प्राप्त नहीं हो पाती है। पुनः 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडिल्टन आते हैं, इनको जो है पुर्तगालियों के द्वारा काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण कैप्टन थॉमस के नेतृत्व में पुर्तगालियों से इनकी लड़ाई होती है, जिसमें कि पुर्तगालियों की हार होती है और सूरत के बंदरगाह पर जो पुर्तगाली एकाधिकार है उसको खत्म किया जाता है। जब मिडिल्टन आते हैं तो उन्हें जहांगीर के द्वारा व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी जाती है। अब कैसे दी जाती है? तो कैप्टन मिडिल्टन जो है वो अपने साथ पश्चिमी जो शराब है, पश्चिम देशों में जो शराब होती है वो जहांगीर को दिया उपहार स्वरूप, जिसके कारण जहांगीर खुश होकर के कैप्टन मिडिल्टन को अनुमति दे देता है कि आप जाएं और देश के विभिन्न भागों में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थित थे? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भरूच का है गुजरात में, सिर्फ भरूच हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। देखिए 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए। सबसे पहले तो आपको पता है कि अंग्रेजों के द्वारा 1613 ईस्वी में सूरत में कंपनियां स्थापित की गई। शीघ्र ही देश के विभिन्न भागों में इनके द्वारा जो है व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की गई। सूरत के बाद ये आए भरूच में, बुरहानपुर में, अहमदाबाद में और आगरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो वो हो जाएगा सूरत में। देखिए सीधा प्रथम फैक्ट्री बोल रहा है और यहाँ पे सूरत है और मसूलीपट्टनम नहीं है। यदि मसूलीपट्टनम होता तो आप लगाते मसूलीपट्टनम में। हाँ, वो क्या थी? अस्थायी फैक्ट्री थी। अस्थायी फैक्ट्री थी कौन? मसूलीपट्टनम में। लेकिन वो कब लगी थी? 1611 में। और सूरत में कब लगी? 1608
1613 में। तो यदि यहाँ पे मसूलीपट्टनम होता तो हम लोग मसूलीपट्टनम को लगाते, ठीक है, लेकिन मसूलीपट्टनम नहीं, इसलिए हम लोग सूरत को लगाए। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैप्टन थॉमस बेस्ट। कैप्टन थॉमस बेस्ट के द्वारा पुर्तगालियों को सूरत के स्वाली नामक स्थान पर हराया गया था। तत्पश्चात पुर्तगालियों का जो सूरत पे व्यापारिक एकाधिकार था उसको खत्म किया गया और अंग्रेजों के द्वारा 1613 ईस्वी में सूरत में क्या किया गया, व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? ठीक है, तो सर्वप्रथम कारखाना कौन स्थापित किया? वो अंग्रेज थे। ठीक है, कारखाना स्थापित अंग्रेज किया, लेकिन अधिकार पहले से यदि पूछा जाए किसका अधिकार था तो पुर्तगालियों का अधिकार था। ठीक है, देखिए, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। इसलिए अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया गया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए, यहाँ से दो तीन तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। सूरत में सबसे पहले जो है 1613 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा फैक्ट्री लगाई गई। उसके बाद डचों के द्वारा 1616 में लगाया गया। ये किसके द्वारा? डचों के द्वारा। और ये किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो 1668 में किसके द्वारा स्थापित किया गया वहां पे कंपनी? फ्रांसीसियों के द्वारा। ठीक है, तो सूरत में आप देखेंगे तो तीनों का कहीं ना कहीं व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित सूरत में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? कहाँ पे मिली थी? 1613 में सूरत में मिली थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा अनुमति दी गई सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने के लिए। जिसके बाद देश के विभिन्न भागों में अंग्रेजों के द्वारा फैक्ट्रियों की स्थापना की गई। जैसे आप देखेंगे गुजरात के भरूच में, बुरहानपुर में, अहमदाबाद में, ठीक है, तथा आगरा में व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वो थी आपका सूरत में। वो सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था। बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। तो शुरुआत में कहाँ पे था? सूरत में, लेकिन बाद में वो शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे? बॉम्बे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो आपको पता होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई जो है पुर्तगालियों से लिया था। तो ये कैसे लिया था? तो आपको ध्यान होगा 1661 ईस्वी में, 1661 ईस्वी में जो ब्रिटेन के राजा थे, ब्रिटेन के राजा कौन थे? चार्ल्स द्वितीय। इनका शादी जो हुआ पुर्तगाली जो शासक थे उनकी बहन कैथरीन ब्रैगेंजा, कैथरीन ब्रैगेंजा, ब्रैगेंजा, ठीक है, कैथरीन ब्रैगेंजा से होती है, जिसमें पुर्तगालियों के द्वारा जो है बम्बई उपहार स्वरूप इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दिया जाता है। ठीक है, तो 1661 ईस्वी में जब पुर्तगालियो68 के द्वारा बम्बई को उपहार में दे दिया जाता है ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को, तो ब्रिटेन के राजा क्या करते हैं, उसको 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर देते हैं। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो अंग्रेजों का अधिकार जो है 1797 ईस्वी में प्रयागराज के किले पर हुआ। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। कब सौंपा था? 1797 ईस्वी में। किसके द्वारा? अवध के नवाब थे सादत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो ये कौन है? सर जॉन चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पे सर जॉन चाइल्ड कौन है? तो सर जॉन चाइल्ड वही है जिन्होंने 1688 ईस्वी में 1688 ईस्वी में बम्बई बम्बई ठीक है, एवं पश्चिमी तट पर जो भी बंदरगाह थे, पश्चिमी तट के बंदरगाह पर और मुगल के जो भी शिप थे, मुगल के जो भी जहाज थे, उनको घेर लिया था और हज यात्रियों को हज यात्रियों को यात्रा से इन्होंने रोक दिया था और बंदी बना लिया था, जिसके कारण औरंगजेब काफी गुस्से में आकर इनको भारत से निष्कासित कर देने का आदेश दे देते हैं, जिसके बाद अंग्रेजों को झुककर उनसे माफी मांगनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाह को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी। ठीक है, जॉन चाइल्ड कौन थे? वो थे बम्बई के अंग्रेज गवर्नर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण जो है तात्कालिक कारण था। अब पूछा जाए कि पहले से क्या कारण थे, तो पहले का जो कारण था वो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो आंसर देखिए, एक बार हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में प्रारंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध 1740 में प्रारंभ हुआ था, बस उसका विस्तार माना जाता है। अब वहाँ दोनों की सरकारें, मतलब कहाँ की सरकार है? ब्रिटेन की सरकार है और फ्रांस की सरकार है। दोनों सरकारों के द्वारा ये मना किया गया था कि वो दोनों पूर्वी देशों में, मतलब भारत तथा अन्य पूर्वी देशों में एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बावजूद जो है अंग्रेज कैप्टन बर्नेट, अंग्रेज कैप्टन कौन थे? बर्नेट, उसके द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप फ्रांसीसी और अंग्रेजों में युद्ध हुआ, जो कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जो है कर्नाटक का युद्ध 1748 ईस्वी में अंत होता है। कौन सी संधि से? एक्सला चैपल, एक्सला चैपल, ठीक है, एक्सला चैपल, हिंदी में ऐसे लिखेंगे एक्सला चैपल। ठीक है, एक्सला चैपल की संधि से कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त होता है। अब कर्नाटक का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? तो 1749 से 1754 के बीच होता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध कब होता है? तो 1756 से 1763 के बीच होता है। इसे ही हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। अब देखिए, इनके बीच एक हुआ था 1760 में वांडीवास की लड़ाई, वांडीवास युद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 दिया है आपको, इसे मैच करना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध देखिए, इसमें आप देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या हुआ था, आंसर हो जाएगा इसका 4 एक्स ला चैपल की संधि से अंत हुआ था, जो कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ए का क्या हो गया? 4। ठीक है, और बी का देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो हुआ था आपको 1756 से 1763, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। ये 1763 में अंत कैसे हुआ? पेरिस की संधि से। ये किस कैसे अंत हुआ? पेरिस की संधि से। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 1। क्लियर है? अब देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो और निर्णायक हुआ था, ये इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1749 से 1754 के बीच हुआ था। तो सी का 3 हो जाएगा। प्रथम मैसूर युद्ध, ठीक है, प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें मैसूर के जो शासक थे हैदर अली, उनके द्वारा
ब्रिटिश को हराया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी का 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4-1-3-2। तो आप देखिए आंसर है सी, 4-1-3-2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748, ये सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 गलत है, क्योंकि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब होता है, अभी हम लोगों ने देखा है 1749 से 1754 तक। कर्नाटक का तृतीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763 तक होता है। ठीक है, यहाँ पे 1758 से 63 है, ये गलत है। पानीपत का तृतीय युद्ध ये सही है। ऐसे देखिए यहाँ पे दे रहा है कि ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये कुछ हद तक सही है, बट ये करेक्ट नहीं है पूरा। तो यदि आपको एक ऑप्शन चुनना है तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। तो वो कौन थे, डुप्ले थे। डुप्ले सर्वप्रथम जो है सहायक संधि जो है डुप्ले के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या होता था कि इसमें जो है यूरोपीय सैनिकों को भारतीय जो शासक थे वहां पे डिप्लॉय किया जाता था भारतीय खर्च पे। मतलब यूरोपीय सैनिक को भारतीय राज दरबारों में नियुक्त करवाया जाता था, जिसका खर्च जो है भारतीय राजा के द्वारा ही वहन किया जाता था। डुप्ले ही प्रथम ऐसा शासक था, ऐसा गवर्नर था जिसके द्वारा ये व्यवस्था आरंभ की गई, और इसी को बाद में चल करके अंग्रेजों के द्वारा ही फॉलो किया गया, जिसमें आप जानते हैं कि लॉर्ड वेलेजली जो है, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि बहुत सारे राजाओं के साथ किया गया, जिससे कि हैदराबाद के निजाम थे, हाँ, मैसूर शासक थे, तंजावुर के शासक थे। ठीक है, तो इन सारे शासकों के साथ लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि की गई थी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप देख ले। डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीबी मालसेन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपने सूझबूझ से जोता और उर्वर बनाया, और वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया। तो सबसे पहला कारखाना जो है फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में लगाया गया। कहाँ लगाया गया, सूरत में लगाया गया। ठीक है, देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 ईस्वी में स्थापित होती है। किसके सहयोग से, तो लुई चौदहवां के मंत्री कलवर्ट द्वारा। लुई चौदहवां जो है उसके मंत्री कलवर्ट द्वारा। ठीक है, और ये 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल इनका भारत पहुंचता है, जिसके बाद 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला व्यापारिक फैक्ट्री ये स्थापित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में, तो लुई 14वें के शासनकाल में। किसके द्वारा, किसके सहयोग से, तो इनके मंत्री थे कलबर्ट। ठीक है, कलबर्ट के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन माना जाता है, तो लुई 14वां के जो मंत्री थे कलबर्ट, उनको माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखिए, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो बंगाल में डचों के द्वारा चिंसूरा और हुगली में कारखाना स्थापित किया गया था। देखिए, तो डचों की बंगाल में पहली कंपनी कहाँ लगाई गई थी, सबसे पहले 1627 में पिपली में लगाई गई थी।
पिपली में लगाई गई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही डच के द्वारा जो है पिपली में जो कंपनी लगाई गई थी वो छोड़ करके वो बालासोर जो उड़ीसा में है वहाँ चले गए। एक्चुअल में पंजाब बंगाल में डचों ने 1635 में प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया था। देखिए, 1635 ईस्वी से लेकर के 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में भी इनके द्वारा फैक्ट्री का संचालन किया गया था। 1656 के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसूरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। ठीक है, स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसूरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17 शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगादिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में डचों के द्वारा कब अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की गई। तो 1632 ईस्वी में आप देखेंगे कि बिहार के पटना में डचों के द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। पटना में, बिहार के पटना में। ठीक है, और वो कौन सा है, कहाँ पे है, तो वो पटना यूनिवर्सिटी है। पटना यूनिवर्सिटी ही डचों का पहला व्यापारिक फैक्ट्री था, पटना में। ठीक है, इससे पहले वो कहाँ पे स्थापित कर चुके थे, पिपली में। पिपली छोड़ करके वो बालासोर आ गए, और उसके बाद 1635 से लेकर 56 तक कुछ समय तक हुगली में वो फैक्ट्री का संचालन किए। उसके बाद 1656 में के बाद जो है आप देखेंगे हुगली के ही एक गाँव चिंसूरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बना था। ठीक है, तो डचों से कौन कौन सा जगह रिलेटेड है, चिंसूरा और हुगली। श्रीरामपुर यदि पूछा जाए तो ये होता है डैनिश, ये डैनिश के द्वारा यहाँ पे अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की गई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1632 ईस्वी में। बंगाल के समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का शुभ अवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ में संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं क्या कि 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गए। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? क्योंकि वहां पे अंग्रेजों की फौज बहुत ही शक्तिशाली थी। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं थे, ये गलत है, क्योंकि डुप्लेस जो था वो भी सक्षम सेनापति था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका रीजन क्या था। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। ठीक है, वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेज के पास एक शक्तिशाली सेना थी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। ठीक है, निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथिक्रम निर्धारित कीजिए। मतलब देखिए, आप सबसे पहले कौन यहाँ पे सबसे पहले कौन पहुंचा, पुर्तगाली 1498 में। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो डच पहुंचे कब, 1602 में। ठीक, उसके बाद अंग्रेज आपको आए थे 1608 में, कैप्टन हॉकिंस आए थे। ठीक है, के नेतृत्व में आए थे। उसके बाद फ्रांसीसी आपको आते हैं 1600 कब, 1668 में वो आते हैं कहाँ पे, सूरत में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 4 2 1 3, 4 2 1 3, यदि आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ देखिए, पौंडीचेरी जो है, पौंडीचेरी वो फ्रेंच। ठीक है, पौंडीचेरी फ्रेंच। गोवा, तो गोवा आपको पता है कि गोवा जो है सबसे पहले वास्को डी गामा जो है पोर्तुगीज। ठीक है, पोर्तुगीज कहाँ पे, कालीकट में आए थे और अल्बुकर्क के द्वारा गोवा को जीता गया था। ट्रांकेबार जो है आपका डेनिश से रिलेटेड है, तो सी का हो जाएगा आपका, सी का आपका 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा, मद्रास डच। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था।
वो क्षेत्र कौन सा था? बिहार। बिहार से जो है यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो कौन सा था? बिहार। अफीम और शोरा। अफीम और शोरा। शोरा जो है, शोरा आपको पता होगा विस्फोटक बनाने के काम में आता है, और अफीम जो है वो मादक पेय पदार्थ है। मादक पेय पदार्थ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में कौन आए व्यापारी के रूप में? आपको पता है, इस चार ऑप्शन में देखा जाए तो फ्रांसीसी है। क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित किए? तो डचों के द्वारा कहाँ कहाँ पर स्थापित किया गया व्यापारिक फैक्ट्रियां? तो ये सारा हो जाएगा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। पटना में तो किया ही, कोचीन, अहमदाबाद, सूरत, भरूच, आगरा, नागापट्टनम, चिंसूरा और मछलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्ची की खेती। उपरोक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत की देन थी? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, कोई भी नहीं। क्योंकि अंग्रेजों से पूर्व जो है, देखिए आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी जिन्होंने हुमायूं को, मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था, है ना, तो शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका है। मतलब भूमि राजस्व का जो मूल्यांकन है मृदा के स्वरूप और उपज के आधार पर, वो अंग्रेजों से पूर्व कौन कर चुके थे? शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। ठीक है, तो तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किनकी देन थी? पुर्तगालियों की देन थी। और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत की देन कोई भी नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 53, कह रहा है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये किसने बोला था? टीबी मैकाले। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टीबी मैकाले के द्वारा कहा गया कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दो क्वेश्चन और बचे हुए, हम लोग कर लेते हैं उसको। एक्सला शापिल 1758-48 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति सही है। ठीक है, क्योंकि एक्सला शापिल की संधि के तहत ही प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच जो हुआ था उसकी समाप्ति होती है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये सही है। तो हमसे पूछ रहा है कि सही उत्तर चुनिए, तो सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा? सी, अंग्रेजों को मद्रास की पुनः प्राप्ति हो जाती है। देखिए क्या है, एक्सला शापिल 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध कौन सा था? यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध था, वो वहां बंद हुआ। जैसे ही यूरोप में युद्ध बंद हुआ तो यहाँ भी इंडिया में भी कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो जाता है, और फ्रांसीसियों के द्वारा जो मद्रास पर कब्जा किया जाता है वो पुनः अंग्रेजों को लौटा दिया जाता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो ये दोनों सही है। कौन सा? दोनों सही है, क्योंकि बंगाल जो है उस समय का बहुत ही समृद्ध साम्राज्य हुआ करता था, और वहां से बंगाल विजय के कारण वहां से उन्हें अपार धन और जनशक्ति मिल रही थी। साथ ही साथ अंग्रेजों की नौसैनिक क्षमता बहुत ही बेहतरीन हो चुकी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने घटना चक्र पूर्वावलोकन इतिहास का पहला चैप्टर फिनिश किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।